एंड वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि डेली 5 बजे आपका सीटीपी का सेशन होता है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो जल्दी होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के हम टॉपिक के बारे में बात करें। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोस्टली आपके कवर हो चुके हैं, एक आध टॉपिक जो रह गए हैं वो बीच बीच में आपको करवा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको करवाए नहीं जाएंगे, ठीक है, वो बीच बीच में आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर हम पहले प्रश्न की बात करें कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए आप सभी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल होता है, यहां पर आपको यह बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या आपका ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर आपका अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? वेरी गुड इवनिंग यशु, वेरी गुड इवनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में इंक्लूड्स, डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या इंक्लूड करती है? रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक, रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड सेल्फ डिस्कवरी रिलेटेड मेथड्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल होता है? सभी लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। भाई कोई आफत थोड़ी ना आन पड़ी है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, मेथड डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है और डिडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव जिसे हम कहते हैं आगमन विधि, जिसे हम आगमन विधि भी कहते हैं, आगमन विधि भी कहते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में मैंने आपको बताया, निगमनात्मक से आप ऐसे समझ सकते हैं नियम से, निगमनात्मक ना से निगमन ना से नियम, तो ये नियम से उदाहरण की ओर जाता है। पहले नियम बताए जाएंगे फिर आपको उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे बेसिकली पढ़ाया जाता है। बेसिकली हमें ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है, पहले कोई भी नियम बताया जाता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं ना उससे रिलेटेड। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा है। ये कैसी तर्कणा है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग इंक्लूड्स रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। क्या? रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी का ए वाला ऑप्शन होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ क्या है ये बताओ। अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना, या मन के प्रकार का अन्वेषण। साइकोग्राफिक्स रिफर्स टू, साइकोग्राफिक जो है जिसे हम कहते हैं मनोचित्रण, इसका संदर्भ क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है ये बताओ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है, यहां पर करेक्ट आंसर सभी ने देना है। मन के प्रकार का अन्वेषण करना, मन का चित्र खींचना, जल्दी से। A technique for enhancing comprehension, action plan for risky tasks, drawing a picture of the mind, investigation of the function of the mind। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चा? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है? धन्यवाद सुधीर प्रजापति, अरे वाह, हम आपके आभारी हैं कि आपको बैच अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिलहाल डेली लगभग में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो टॉपिक जो बताए हैं सुधीर वो मुझे पता है, वो आपको करवा दिए जाएंगे। मैंने आपको बोला भी है कि करवा दिए। कल आपकी एक थ्योरी क्लास करवा दी जाएगी या प्रैक्टिस सेट, कुछ ना कुछ कल भी आपको करवाया जाएगा, तो उस चीज से निश्चिंत रहो। और जितना पढ़ा है उसको ही अगर आप बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे तो आपके फिलहाल सीटीपी में कहीं नंबर नहीं जाने वाले हैं। मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है? तो मन के प्रकार का अन्वेषण, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड इन साइकोग्राफिक्स रिफर्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड। यहां पर एक चीज याद रखना, मनोचित्रण का अर्थ क्या होता है? मनोचित्रण का अर्थ जो है वो कल्पना से होता है। कल्पना मतलब मुझसे नहीं होता है, मनोचित्रण का अर्थ जो है कल्पना से होता है, जो इमेजिन करते हैं आप उससे होता है। और कल्पना से क्या होता है? कल्पना से जो क्रिएटिविटी है आपका, ठीक है, कल्पना से क्या होता है? कल्पना से आपको क्रिएटिविटी, या हम कह सकते हैं जो आपका मानसिक विकास है वो बेहतर होता है।
ठीक है, मानसिक विकास जो है वो उत्पन्न होता है या सृजनात्मकता उत्पन्न होती है कल्पना से, और कल्पना का विकास किससे होता है, ये होता है आपके मनोचित्रण से। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कल्पना के विकास के लिए क्या चाहिए भाई, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या जरूरी है, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए क्या। दूसरा है कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के डेवलपमेंट के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, यहां पर यह बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सभी बताएंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करें इमेजिन करने के लिए, कल्पना के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, तो बच्चा इसके लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आपको प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरी हम बात करें, दूसरा कहानी सुनाना चाहिए बच्चों को। जब एक बात बताइए, जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप कहानी सुनाते हैं, उन्हें कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाने से वो बहुत कुछ कल्पना कर लेते हैं कि हाँ मैं गया, फिर मैंने शेर को ऐसे पकड़ा, शेर को उसने ऐसे मारा, शेर कूदा क्यों नहीं, शेर ने ऐसा क्यों नहीं किया, अच्छा शेर ने वैसा किया, तो वो क्या है, वो इमेजिन कर रहे हैं ना। जब आप कहानी सुना रहे हो बच्चे का क्या हो रहा है, बच्चा इमेजिन कर रहा है उन चीजों को, तो ये क्या है, कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रचनात्मक प्रवृत्ति पर विकास कैसे ध्यान कैसे देना चाहिए, जैसे बच्चा जो है, बच्चा बहुत कुछ बच्चे के दिमाग में चलता रहता है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं ना तो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसको अगर हम उसकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, जैसे उसने कुछ बोला हम उसको सोचने देते हैं, हम उसको करने देते हैं खुले उस पे मन से, ठीक है, तो क्या होता है कई बार बहुत अच्छा क्रिएटिविटी जो है वो उसके दिमाग में आता है। तो यहाँ पर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन द सेंसेस शुड बी ट्रेन्ड, हाँ जी, स्टोरीज शुड बी टोल्ड, करेक्ट है। अटेंशन शुड बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंसीज, तो ऑल ऑफ द एक्टिविटीज शुड बी डन, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, कल्पना के विकास के लिए जिसे हम कहेंगे इमेजिनेशन के लिए ये सभी क्रियाएं जो है वो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर हम बात करें संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन के सिद्धांत की बात की जा रही है कि संघनन का जो सिद्धांत है वो क्या है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ, शेर मिट्टी खाता, बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाना। बच्चों की दुनिया क्या है, बच्चों की दुनिया यही तो है, बाकी बड़े हो जाते हो फिर क्या है, फिर तो अपनी रोज की वही है, रोना धोना एंड ऑल। बच्चों की दुनिया तो यही है भाई, शेर मिट्टी का था, ऐसे मारा उसको, घोड़े ने ऐसा कर दिया, कुत्ते ने ऐसा करा, ठीक है, तो वो तो इसी में खुश है, इसी में मस्त रह रहे हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। द थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी। संघनन का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, यहां पर आपको ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। संघनन का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। बच्चा ध्यान रखना, अधिगम की बात करें हम, लर्निंग की हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़े, लर्निंग के हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं लर्निंग के, लेकिन कहीं पर भी लर्निंग के सिद्धांत में संघनन आया, लर्निंग के सिद्धांत में कहीं भी संघनन आया है, जरा बताओ। लर्निंग के सिद्धांत में कहीं पर भी संघनन आया है, नहीं ना, तो यहां पर यह ध्यान रखना, संघनन का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है बच्चा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। द थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कहेंगे मेमोरी। द थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेमोरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत मैंने बताए, लेकिन अधिगम के सिद्धांत में कहीं पे भी संघनन का सिद्धांत आया नहीं, आया ना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, सृजनात्मकता, मानसिक उद्वेलन वाला जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। ठीक है, किससे रिलेट करता है, क्रिएटिविटी से रिलेट करता है, जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होती, समस्या समाधान जो है प्राय उन विद्यालयों में सफल होती है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या हो। ओके, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज यूजुअली सक्सेसफुल इन स्कूल्स वेयर
प्रॉब्लम सॉल्विंग इज यूजुअली सक्सेसफुल इन स्कूल्स वेयर, समस्या समाधान प्रायः किन विद्यालयों में ज्यादा सफल है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है और सभी लोग ध्यान दे बच्चा। अगर आपने इतना जितना पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए बच्चा सीडीपी में आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। परिवर्तन, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सिस्टम हो भाई अपडेट मांगता है ना, अपडेट करना पड़ता है। जैसे आपका फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज है, आप उसको अपडेट करते हो ना कि भाई अब नया वर्जन आ गया, नया वर्जन आ गया। तो वैसे ही कोई भी चीज है तो उसमें समस्या समाधान हम तभी कर सकते हैं अगर हम पुरानी ही चीजों में बंधे रहेंगे तो नया कुछ सीखेंगे ही नहीं। नया कुछ अगर सीखेंगे नहीं तो हमारा विकास कैसे होगा, हम तो वहीं के वहीं अटके रहेंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होती है जहां पर क्या है, परिवर्तनशील है, जहां पर परिवर्तनशीलता और लचीला पाठ्यचर्या है कि भाई वक्त के अनुसार, समय के अनुसार जो है वो चीजें जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए और चाहे आप पर्सनल लाइफ में भी देखिए, जहां पर अपने आप को थोड़ा आप मोल्ड करते हैं चीजें स्मूथली चलती रहती हैं, ठीक है। तो परिवर्तनशीलता और लचीलापन होना पाठ्यचर्या में ये जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि किसी विद्यालय को आपको सफल बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज यूजुअली सक्सेसफुल इन स्कूल्स वेयर देयर इज अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाधक नहीं है? बताओ। सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, इनमें से कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान में बाधक नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इंसाइट, रुइन, बरी, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, ये बताना है। बताइए जल्दी से, फटाफट से बताएंगे। ओके, यहां पर एक चीज बताइए, अगर आपके पास समझदारी है, सूझबूझ है, तो आप समस्या समाधान और बढ़िया तरीके से करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व अपनी और भी अच्छे ढंग से करोगे। तो यहां पर ये तो बिल्कुल सूझ समस्या समाधान में बाधक हो सकती है, नहीं है। और पूछा क्या गया है? नहीं है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि अगर हम बात करें भग्नाशा की, रुइन की, चिंता की, नकारात्मक मानसिक वृत्ति की, तो द्वंद की, ठीक है, लड़ाई झगड़े की हम बात करें, हम थकान की बात करें, तो ये सब क्या है? ये ऐसे तत्व होते हैं हम जो क्या करते हैं, जो समस्या समाधान में बाधक होते हैं, जो समस्या समाधान में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कहेंगे इनसाइट इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनसाइट इज नॉट ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेक्ट आंसर ए है। जबकि रुइन, वरी, नेगेटिव, हम बात करें रुइन, वरी, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, ये क्या है? ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला होगा। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को बाधित क्या नहीं करता है, यहाँ पर ये बताना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है यशु अमरदीप, करेक्ट है बच्चा। अंतर्दृष्ट, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग? इंसाइट, मेंटल मॉडलिंग, फ्रंटिंग या फिक्सेशन? समस्या समाधान क्या बाधित नहीं करता? बताओ, क्या बाधित नहीं करता है, ये बताना है। जल्दी से बताएंगे। ओके, मानसिक प्रारूपता, मानसिक प्रारूपता समस्या समाधान को बाधित करती है, बिल्कुल बाधित करती है। निर्धारण भी बाधित करता है, मोर्चाबंदी भी बाधित करती है। जबकि अगर हम बात करें अंतर्दृष्टि की, जिसे हम कहते हैं इंसाइट, सूझ, समझदारी, तो ये हमारी समस्या समाधान में कभी बाधक नहीं बन सकता। कि हमारी समस्या समाधान में कभी बाधक बनेगा? नहीं ना, ये हमारी समस्या समाधान में कभी बाधक नहीं बन सकता। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन होगा। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। सीधी सी बात पूछी गई है कि PRSN जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है? जो आपका PSRN है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता, समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड
नंबर्स। पहली बात तो गलत कहां पर रख दिया है, पी जो है वो पी किसको इंडिकेट, पीएसआरएन की बात करें तो पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एस, एस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सॉल्विंग के लिए, ठीक है। एस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहां पर लिख लो पीएस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। आरएन की बात करें तो आर और एन, आर जो है वो रीजनिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, रीजनिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, और एन जो है वो न्यूमरेसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहां पर परसेप्चुअल स्किल कर दिया गया है, इसलिए गलत है, दोनों गलत हो गए। यहां पर बात करें आर फॉर रिलेशनशिप नहीं, आर फॉर रीजनिंग है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, पीएसआरएन इंडिकेट्स फॉर, यहां पर देख लीजिए। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सा नहीं है, बताओ कौन ऐसा है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, फटाफट से बताएंगे। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्रुगैलिटी या फिर आपका यूटिलिटी, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताएंगे। अगर हम यहां बात करें कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो बच्चा ध्यान से देखेंगे, मौलिकता सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित है क्या, मौलिकता क्रिएटिविटी से संबंधित है क्या, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चा जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, बच्चा ध्यान देंगे। मौलिकता आवश्यक है क्रिएटिविटी के लिए, फ्लुएंसी भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही आवश्यक है, उपयोगिता और भी आवश्यक, लेकिन फ्रुगैलिटी जिसे हम मितव्ययिता कहते हैं, मितव्ययिता कहते हैं, क्या ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, क्या ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, नहीं भाई ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है। फ्रुगैलिटी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, यूटिलिटी, ये सब किससे, ये सब क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विविधता हो गया, मौलिकता हो गया, विलक्षणता हो गया, आपका उपयोगिता हो गया, ये सब आपकी सृजनात्मकता से रिलेटेड है। हाँ करेक्ट करेक्ट। और मानसिक उद्वेलन सिद्धांत जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, ये भी आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन शेष से भिन्न है, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो जो तीन से अलग है, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है, वो ऑप्शन कौन सा है, प्रवाह, विश्वसनीयता, मौलिकता, लचीलापन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फ्लुएंसी, रिलायबिलिटी, ओरिजिनलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताएंगे। जो शेष से भिन्न है, जो शेष से भिन्न है, सभी बताएंगे, ओके। देखो यहां पर अगर हम बात करें मौलिकता, मौलिकता सृजनात्मकता से रिलेट करती है या नहीं, मौलिकता सृजनात्मकता से रिलेट करती है नहीं, बिल्कुल करती है। लचीलापन, मैंने आपको बताया अगर आपको विकास करना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी, तो लचीलापन होना ही चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना ही चाहिए। प्रवाह की बात करें, फ्लुएंसी, जी हाँ ये भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम बात करें विश्वसनीयता की, विश्वसनीयता रिलेटेड है, विश्वसनीयता क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बताओ विश्वसनीयता क्रिएटिविटी से रिलेटेड है बच्चा, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आप सभी ने जो आंसर दिया है 10 का डी, वही गलत है। लचीलापन तो होना चाहिए ना किसी भी चीज में, लेकिन अगर हम यहाँ विश्वसनीयता की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी में विश्वसनीयता की जरूरत ही नहीं, तो बाकी तीन तो संबंधित है, लेकिन लचीलापन जो है, मौलिकता जो है, प्रवाह जो है, ये तो तीनों संबंधित हैं, लेकिन विश्वसनीयता जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं ये संबंधित नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। Which of the following groups is correct regarding the elements of creativity? Fluency, variety, originality, collaboration, fluency, variety, originality, elaboration,
फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी ये तो चारों में सेम है, अलग कहाँ कर रखा है, एक में फिजिबिलिटी अलग कर रखा है, एक में कोलैबोरेशन अलग कर रखा है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये बताओ, जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर भी अलग है भाई, एक में फ्रीक्वेंसी कर रखा है और 3 में फ्लुएंसी कर रखा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएं। जब हमने सृजनात्मकता की बात की, क्रिएटिविटी की बात की, तो हमने कहा क्या जरूरी है, सृजनात्मकता की जब हमने बात की तो सृजनात्मकता में आप ध्यान रखना, हमने कहा प्रवाह जरूरी है, मतलब फ्लुएंसी जो है वो जरूरी है। दूसरा हमने कहा मौलिकता होनी जरूरी है, मतलब ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी होनी जरूरी है। हमने कहा आपसे विस्तारण होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं एलाबोरेशन, इलेबोरेशन, ठीक है, एलेबोरेशन होना जरूरी है। आपको पता है विविधता भी होनी जरूरी है, क्रिएटिविटी में एक सी मजा नहीं आएगा, तो यहाँ पर वैरायटी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, किसमें फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन और वैरायटी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सहकार्यता नहीं होता है, इसको कट कर दो, ठीक है। यहां पर हम बात करें प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, हाँ जी ये आपका करेक्ट है। यहां पर अगर हम बात करें बारंबारता नहीं होता है, गलत है, व्यवहार्यता नहीं होता है, गलत है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है, सिर्फ बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन से हैं, संबंधित तत्व जो है वो कौन से हैं। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन से हैं। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, फ्लुएंसी, इंटरप्रिटेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद टैलेंट, गिफ्टेडनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सक्लरेशन। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये प्रतिभा से संबंधित है, गुण से संबंधित है, या आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम बात करें, देखो फ्लुएंसी की बात करें, व्याख्या की बात करें, मौलिकता की बात करें, लचीलापन की बात करें, तो ये किसके संबंधित तत्व हैं, चाहे हम गुण की बात करें, चाहे अपसारी चिंतन की, चाहे त्वरण, पर ये सभी इससे संबंधित नहीं है। फ्लुएंसी की बात करें, इंटरप्रिटेशन की, ओरिजिनलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की, आर द एलिमेंट एसोसिएशन विद द टैलेंट, आपके टैलेंट से रिलेट करते हैं, जैसे हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका टैलेंट कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबी कीड़े हैं तभी आप टैलेंटेड हैं, आप पे कोई भी टैलेंट हो सकता है ना, आप पे कोई भी टैलेंट हो सकता है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल। क्रिएटिव थिंकिंग कैन बेस्ट बी गाइडेड बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, गेस्ड बाय, ठीक है, सॉरी गाइडेड नहीं, गेस्ड बाय। यहां पर बताओ, हु कैन टेल इट, टेल द करेक्ट आंसर, कैन यू टेल द आंसर, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इट बी सॉल्व। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। देखो सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक ढंग से हम किस तरीके से, अगर हमें सृजनात्मकता चेक करनी है तो हम सृजनात्मकता कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई एक चीज को कितने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से सोच सकता है, इसी से तो हमें पता चलेगा कि भाई इसकी क्रिएटिविटी जो है वो क्या है, इसकी इमेजिनेशन जो है वो कहां तक है, इसी से तो पता चलेगा। तो हम यहाँ पर कहें क्रिएटिव थिंकिंग कैन बेस्ट बी गेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम कहेंगे इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी सॉल्व, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रश्न के द्वारा हम सृजनात्मकता का चिंतन सर्वाधिक अच्छे ढंग से, मतलब सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सबसे अच्छे ढंग से हम सृजनात्मकता का चिंतन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, कौन सी शिक्षण विधि ऐसी है जो प्रजातांत्रिक नहीं है, जल्दी से बताएंगे।
प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक? प्रोजेक्ट मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन. प्रजातांत्रिक विधि इनमें से कौन सी नहीं, मतलब कौन सी विधि ऐसी है जो प्रजातांत्रिक नहीं है? जो प्रजातांत्रिक नहीं है ऐसी कौन सी विधि है, जल्दी से बताओगे. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख, प्रोजेक्ट विधि इसके जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि इसके जनक कौन है? कोई बच्चा बता सकता है प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जल्दी से बताएंगे. प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है तो जल्दी जल्दी फटाफट से बताए. तो प्रोजेक्ट विधि जो है, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड इज propounded बाय होम? was propounded by किलपैट्रिक. ठीक है, कौन है? किलपैट्रिक. ठीक है, शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है तो ये प्रोजेक्ट विधि है आपका. ठीक है, करेक्ट, ध्यान रखिएगा. इसके बाद हम बात करें सहभागी, व्याख्यान, सामूहिक परिचर्चा. क्या ये शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो यहां पर ध्यान रखना कौन सी एक नहीं है. व्याख्यान विधि की अगर हम बात करें, क्या व्याख्यान विधि है? बताओ. हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें, व्याख्यान विधि की बात करें, सहभागी, तो इनमें से जो आपकी व्याख्यान विधि है ये प्रजातांत्रिक नहीं. इसमें प्रजातांत्रिक कैसे हो सकती है? जब हम व्याख्या करना है तो टीचर सिर्फ एक्टिव रहेगा, टीचर अपनी चलाएगा. ठीक है, अपनी व्याख्या करता रहेगा, बच्चे सुने ना सुने कोई मतलब नहीं है उसको. तो ये क्या है? व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक विधि नहीं है. जबकि प्रोजेक्ट विधि की बात करें, हम परिचर्चा विधि की बात करें, सहभागी विधि की बात करें, तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रजातांत्रिक विधि है. इसमें सबके विचार सुने जाएंगे, सबके विचार अपने व्यक्त किए जाएंगे. तो ये क्या है? ये प्रजातांत्रिक विधि है. बाकी सभी जो है, बाकी सभी हैं, लेकिन व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी इन क्लास room teaching? Which of the following is not a democratic teaching strategy in classroom teaching? Lecture planning, exploration, brainstorming. बताओ. जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है. जनतांत्रिक शिक्षण नीति इनमें से कौन सी नहीं है? जल्दी से बताओगे. व्याख्यान विधि, योजना विधि, अन्वेषण विधि या मानसिक उद्वेलन विधि? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे. ओके, फटाफट बताएं. जनतांत्रिक शिक्षण नीति. देखो, जनतांत्रिक की बात करें या प्रजातांत्रिक, बात तो एक ही हुई. जनतांत्रिक की बात करें या प्रजातांत्रिक की बात करें, बात तो एक ही हुई ना. तो व्याख्यान विधि नहीं है, योजना विधि बिल्कुल है, अन्वेषण विधि कोई काम करके सीखना, कोई खोज करना. ठीक है, तो ये क्या है? अन्वेषण में बच्चा तो एकदम एंगेज रहता है, तो क्या है? ये भी आपका प्रजातांत्रिक विधि है. मस्तिष्क उद्वेलन भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी आपका कैसा है? ये भी जनतांत्रिक विधि है. और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पर हम बात करें, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. व्याख्यान विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर मेथड, ये कैसी है? ये डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत नहीं आती है. यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ध्यान देंगे. नेक्स्ट देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है. विद्यार्थियों का जो रुचि है, विद्यार्थियों की, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे. बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया बच्चा. हाँ, ओके, यशिका गुर्जर, अमरदीप, ठीक है, बिल्कुल. यहां पर हम बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित. श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना. कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है? मतलब क्या करना चाहिए? बताओ. मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों का. आपका इंटरेस्ट तो आप तो कहोगे कि भाई टीचर जो है वो नाचने लगे, वहीं पर मुजरा करने लगे, तब भी आप खुश नहीं होने वाले, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे एंगेज रहे, उनको इंटरेस्ट बना रहे, तो क्या करना चाहिए आपको? तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. बच्चों को स्टोरी सुना दो, पोएम सुना दो, वो उसी में खुश होने लगते हैं. तो यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कहानी कहना. उसको क्या करना चाहिए? उसको कहानी कहना चाहिए. बच्चे उससे इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और शांति से बैठेंगे, इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और एकदम चुपचाप होकर बैठेंगे. तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. सी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया. तो टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, अ टीचर शुड यूज द ब्लैक बोर्ड ना भाई, डिस्कस ना, टेल स्टोरीज. ठीक है,
अ टीचर शुड टेल स्टोरीज, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? कौन सी विधि है? ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? यह आगमनात्मक विधि है। आगमनात्मक विधि में क्या होता है? उदाहरण से व्याख्या की तरफ, मतलब उदाहरण से नियम की तरफ। निगमनात्मक में नियम से उदाहरण की ओर। वैज्ञानिक विधि है या सादृश्यात्मक विधि है? एक तरह से जो चीज सॉल्व की, फिर दूसरा जो चीज सॉल्व करना है तो उसी मेथड का प्रयोग करना। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि में क्या होता है? हम पहले विशिष्ट से हम किसी चीज का प्रयोग करना सीखते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसी से हम क्या करते हैं, फिर उसी नियम से हम दूसरे कुछ खोज करते हैं। तो ये क्या हो गया? विशिष्ट से सामान्य की ओर गए, विशिष्ट से सामान्य की ओर गए, फिर सामान्य से हम विशिष्ट की ओर गए। तो ये किस में होता है? ये वैज्ञानिक विधि में होता है। इन विच मेथड ऑफ रीचिंग नॉलेज एम्फसाइज is given on moving from specific to general and from general to specific together is known as scientific method, is known as scientific method, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है वो बच्चों में सोशल वैल्यूज जो होती हैं उन्हें कैसे डेवलप कर सकता है? बताओ। A teacher can develop social values in a student by taking about great people, developing a sense of discipline, behaving in an ideal manner, telling them good stories. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बताओ। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर वो महान लोगों को बोले, महान लोगों के बारे में बच्चों को बताए, इससे ऐसा होगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करना, वो बताए अनुशासन के बारे में, बच्चों को एकदम अनुशासित रखे, आदर्श रूप से बर्ताव करे, अच्छी तरीके से बिहेव करे, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाए। तो इस वजह से तो यहाँ पर सामाजिक मूल्यों को कैसे कर पाएगा? बताओ। सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताएंगे। इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? बच्चा जो है वो टीचर को बहुत फॉलो करता है। बड़े बच्चे नहीं, बड़े बच्चे तो बड़े ही हो चुके हैं, उनकी तो छोड़ो, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टीचर को बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, उनकी टीचर के बारे में कोई कुछ कहे मत, उनके टीचर के बारे में कोई उन्हें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगर टीचर बच्चों के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहा है तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। इट मीन्स अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज इन स्टूडेंट बाय बिहेविंग इन एन आइडियल मैनर। अगर आइडियल मैनर में आप बिहेव कर रहे हो तो बच्चा भी वही सीखेगा, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वह अवस्था जब बालक, ऐसी अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके, मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जब बालक अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ कम खुश होगा, लोगों के बाकी लोगों के साथ ज्यादा खुश होता है, वो कौन सी अवस्था है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, किस अवस्था से संबंधित है? ये जो आपका फेस करना पड़ता है ये कौन से समय का है? जल्दी से देखो, यहां पर अगर हम बात करें, द stage when a child is less happy with his parents is related to his physical development, not at all. Mental development, ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ना। सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, वो सामाजिक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास से संबंधित है जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कम और बाकी बच्चों के साथ, मतलब अपने एज ग्रुप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल और खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट्स के साथ उसकी सीमाएं बन जाती हैं, कि भाई उसको सामाजिक तौर से पता चल जाता है कि किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्योंकि उसको सामाजिक विकास हो चुका है। जो चीजें वो अपने दोस्तों के साथ खुलकर बोल सकता है वो चीजें वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर नहीं बोल सकता। ठीक है, और इसलिए वो पेरेंट्स के साथ कम आनंदित और बाहर वालों के साथ ज्यादा आनंदित होता है।
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। द मेन फॉर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन आर एडुकेट डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। ऐसा क्या? दूसरा है टेंडेंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू लिव टुगेदर, स्टेइंग अवे फ्रॉम द गैंग ऑफ वंस एज, हेल्दी हार्मोनी विद पेरेंट्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप में क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास हो जाना, मतलब एडुकेट डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, इतना ज्यादा सोशल कॉन्शियसनेस हो जाना। जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है? तो टेंडेंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू लिव टुगेदर, बिल्कुल। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य जो बात कही गई है वो क्या है? वो ये है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। तब ऐसा नहीं होता कि भाई तुम अलग रहो, मैं लड़का के पास कैसे बैठ जाऊं, मैं लड़की के पास कैसे बैठ जाऊं, ना दूसरे कोई सोच रहे ना हमें इतना सोच रहे तब। ठीक है, तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है क्या? यही मुख्य है। टेंडेंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू लिव टुगेदर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये कोई मत कहना प्लीज की रिकॉर्डेड है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों का, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का सामाजिक भावना का विकास हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये बताओ। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स इज द बेस्ट फॉर डेवलपिंग सोशल फीलिंग्स इन चिल्ड्रन? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या करना चाहिए बताओ? सामाजिक भावना का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करने की जरूरत नहीं, सांस्कृतिक ये चीज है। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना चाहिए, नहीं। सामाजिक विकास करने के लिए आप ये भी तो कर सकते हैं, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, बच्चों को हेल्दी कंपटीशन के लिए क्या करना? प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग सोशल फीलिंग्स इन चिल्ड्रन? तो आप कहेंगे प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर हेल्दी कंपटीशन, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर हेल्दी कंपटीशन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताएं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित कौन सा कारक करता है? जल्दी से बताएंगे। यहां पर ध्यान दें, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सबसे ज्यादा यहाँ पर सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है। ऐसा क्या? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऐसा करना क्या सही है? इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, हम इसलिए देते हैं ये। दूसरा, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बताओ, समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है। क्यों समूह कार्य दिया जाता है? ये बताओ, क्यों हम ग्रुप वर्क देते हैं? फटाफट से बताओ।
गिविंग ग्रुप वर्क टू चिल्ड्रन इज एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी बिकॉज सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे जब आपस में एक साथ बैठकर सीखेंगे तो कुछ आपकी बातें हमें समझ में आएंगी, कुछ हमारी बातें आपको समझ में आएंगी, है ना। और परस्पर एक सहयोग का भी भाव जागृत हो जाता है कि भाई तुमने कुछ गलत करा, तुम्हारे कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट कर देंगे, है ना। छोटे बच्चों में अक्सर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो बच्चा बालक का द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्कूल, फैमिली, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पर सभी करेक्ट है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है तो सभी से प्रभावित होता है बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी, विद्यालय से भी, परिवार से भी, और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शानदार, ध्यान रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना तो हम कहें व्हेन वाज द नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, तो आप कहेंगे 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई? 26 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूं तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास्ड इन इंडिया? कहां पर, कब से पारित हुआ? जल्दी से बेटा 2006 में। वैसे आपको पता होगा बाल विवाह से संबंधित बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो 1927 में आया था हरिविलास शारदा जी के उस पे, और इसे नाम शारदा एक्ट दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और उन 2006 में इसे निरस्त कर दिया था। 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह आया कब था? 1929 में आया था हरिविलास शारदा जी के उससे, तो इसी वजह से इसे शारदा एक्ट भी कहा गया था। ठीक है, शारदा एक्ट भी कहा गया था। लेकिन 2006 में क्या किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद ये दोबारा कब आया? क्या कब किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? बताओ। तो ये इसे परिवर्तित कब किया गया? इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? इसे 2006 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाल विवाह निषेध अधिनियम को क्या कर दिया गया? पहले प्रतिषेध अधिनियम था, इसमें क्या था? प्रतिषेध अधिनियम, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम था पहले। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? बाल विवाह से है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए कहा जाता है, ये कब से किससे संबंधित है? और 2001 में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये था आपका आज का सेशन और आई होप आप सभी को समझ में आया। साथ ही साथ आपको बता दें, जिसने भी अभी तक हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर से जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। बाकी जिसको जो भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड वो आराम से पूछ सकता है। बैच भी लॉन्च हो चुका है आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 111 रुपए का बैच है। SGICC कोड आप लगाते हैं, कूपन कोड, तो आपको जो आपका प्राइस है उससे कम पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप क्लासेस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय। बेटा मैं राजस्थान से हूं, मोनू अग्निहोत्री।
यशिका जी राधे राधे। हाँ यशिका बता दो बेटा कहाँ से हो, आज वैलेंटाइन डे है, ये बेटा गिफ्ट भिजवा देंगे, ठीक है।